हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे 10th आईसीएसई बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10th आईसीएसई का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, पास्ट ईयर का। ठीक है, पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। The image of candle flame placed at a distance of 36 cm from the spherical lens। ठीक है, तो देखो स्फेरिकल लेंस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, कितना है ये ऑब्जेक्ट? u इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। ठीक है, from a spherical lens is formed on the screen placed at a distance. The image of a candle flame is at a distance 336 cm. The image of candle flame placed at a distance of 36 सेंटीमीटर, मतलब u दिया है आपका, ठीक है, -36 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, is formed on the screen at a place of 72, मतलब v कितना दिया है? 72 सेंटीमीटर प्लस में दिया है, ठीक है। From the lens, calculate the focal length of the lens and power, मतलब आपको f निकालना है और पावर निकालना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बराबर है। तो इसमें वैल्यू डाल दो, फोकल लेंथ आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v क्या है? 72 माइनस u कितना है? -1/36। एलसीएम ले लेंगे तो 72 आएगा एलसीएम, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम कितना है? 72। तो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +2, समझा कि नहीं? 36 × 2 72 होता है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 3/72, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 ना, 3 दूनी 6, 4 × 12, 1/24 ना। तो फोकल लेंथ कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पावर क्या होता है जी? पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है ना। तो पावर इज नथिंग बट इट इज 1/f, ठीक है। तो 1/24 हो जाएगा। मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100/24, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.17 डायोप्टर, इसका यूनिट डायोप्टर। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन है 4th का सेकंड। बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, ठीक है। तो सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है। तो बताना है जी, ये आपका गामा रे है, ठीक है, ठीक है, एक्स रे, ये है यूवी रे, ठीक है ना। फिर क्या है? विजिबल रेज, इंफ्रारेड, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि ये क्या है। यहाँ पे है लास्ट में रेडियो वेव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आइडेंटिफाई ए क्या आएगा? माइक्रोवेव, गुड। तो ये आपका माइक्रोवेव, तो ये तो आंसर आ गया जी, ठीक है। आइडेंटिफाई ए तो बता दिया। नेम द रेडिएशन यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन बोन्स, तो क्या यूज करते हैं? एक्सरे ना। तो टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर ऑफ बोन्स वी यूज एक्सरे, ठीक है। और क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ ए एंड रेडियो वेव। रेडियो वेव और इसमें क्या दोनों में सेम है? सिमिलरिटी क्या है? सेम प्रॉपर्टी,
सेम प्रॉपर्टी क्या है जी, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव बोथ यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन, ठीक है, तो लिख लो बोथ यूज्ड इन रडार कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये सेकंड का, ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर हो गया, ए तुम्हारा माइक्रोवेव हुआ, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का हो गया और ये सी का हो गया, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो फोर्थ का ये लिख लो, फिर बताना है थर्ड। We use red color as a danger signal on the top of a skyscraper, ठीक है, तो ये फोर्थ का मैं थर्ड सॉल्व कर रहा हूँ। तो रेड सिग्नल यूज करते हैं ऑन द टॉप ऑफ अ skyscraper because it has the highest wavelength, therefore least scattered by air molecules of the atmosphere, ठीक है। Thus it can be seen from far distance, तो far distance से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन हो गया तुम्हारा क्या, फिर है, तो उसमें क्रिटिकल डिस्टेंस लीस्ट स्कैटर्ड बाय द एयर, thus it can be seen from the far distance, ठीक है। फिर बी पार्ट है उसका, क्रिटिकल एंगल बताना है, एक मिनट पॉज करो, ये वाला देखो, देखो अभी नेक्स्ट फोर्थ का थर्ड सॉल्व करेंगे। Why do we use red color as a danger signal on the top of the square, तो इसका आंसर बताना, फोर्थ का थर्ड का फर्स्ट। तो रेड कलर क्यों यूज करते हैं जी, क्योंकि ये बिना डिविएट हुए लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है ना, तो इसका आंसर लिख लो, we use red color as a danger, ठीक है, signal on a top of a skyscraper because it has highest wavelength, therefore least scattered by air molecules of atmosphere by sphere, ठीक है। thus it can be seen from far distance, thus it can be seen from far distance, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड का बी, ठीक है। तो बी में क्या बोलता है, डायग्राम शो बिलो द पाथ ऑफ ब्लू रे डाई थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। तो ये आपका ऐसा डायग्राम इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये ब्लू रे, तो पहले इसके पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है। इसके अंदर ब्लू रे ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। इंसिडेंट उसके रे में जा रहा है साइड में, ए बी सी, तो ये ए सी थ्रू रिफ्रैक्ट हो रहा है ना। तो देखो अभी, तो इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म ऑफ द ब्लू कलर। तो ये जो एंगल है ना आपका 133 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, ब्लू रे, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो, तो इसका क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो क्रिटिकल एंगल उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, 133 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 43। ये कितना है, 90 डिग्री है ना, तो 133 माइनस 90 डिग्री, ये कितना आएगा
43 डिग्री। ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द प्रिज्म? तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है जी, वो बताना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बताइए? 43 होगा ना, ये कितना है? 43। तो क्रिटिकल एंगल तुम्हारा कितना है? 43। तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 43 होगा, समझा? तो ये कितना है? 43 डिग्री। कैसे सर? तो जो क्रिटिकल एंगल आता है ना, वही होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो। और दूसरे तरीके से बताऊं तो ऐसे समझो, ये तुम्हारा 133 है, तो ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? तो एक फ्रेज में बता रहा हूँ तुझे। तो इसका मतलब ये 90 है ना जी, और ये ऐसे कैलकुलेट किया था, तो ये कितना था तुम्हारा? 133। तो ये आ जाएगा ना एंगल, ये भी 90 है। हाँ। तो ट्रिप ये तुम्हारा ये बन गया ना, तुम्हारा क्वाड्रेटिकल बन गया। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 90 ये 90, तो ये टोटल 180 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मान लो x है, तो 90 प्लस 90 प्लस 133 प्लस x, ये क्या आएगा? 360 बराबर सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 180 प्लस 133 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दोनों को ऐड करो, 3 8 3 11, ये 213 हो जाएगा ना, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 213, x इज इक्वल टू ये कितना आएगा? 7। ये आएगा 5 में से 1 गया 4, 47 ना, समझा गया? तो एक ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ये कितना है? 47। तो ये आ जाएगा ना सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो कितना आएगा? ये 47 है, ये कितना है? 90, ये कितना है? मान लो y था। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा तुम्हारा। तो y प्लस 90 प्लस 47 इज इक्वल टू 180। ये क्या आएगा? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। y प्लस 7 137 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 137, ये कितना आएगा? 3। ये हो गया 7 में से 3 गया 4 ना, तो 43 डिग्री। समझा? तो अभी क्लियर हो गया तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थर्ड वाला, फोर्थ का थर्ड क्या बोलता है? विच कलर शुड रिप्लेस द ब्लू रे फॉर द रे टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो कौन सा रे यूज कर सकते हैं बताओ? वायलेट और इंडिगो वेव होता है ना टोटल, वेव। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू है, तो ब्लू के जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? वायलेट यूज कर सकता हूँ और इंडिगो, मतलब उसके पहले वाले कलर यूज कर सकता हूँ, उसके बाद वाला नहीं यूज कर सकता ना, समझा? तो यहाँ पे लिखो वायलेट और इंडिगो। कलर शुड रिप्लेस ब्लू रे, ठीक है, फॉर द रे टू अंडरगो ठीक है, यहाँ दिया है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो लिखो
ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, फिफ्थ का फर्स्ट सॉल्व करेंगे जी। फिफ्थ का फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज गिवन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज गिवन हाउ मच? 9/8। समझा? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो उल्टा पूछा है ना भाई, तो उल्टा कर दो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा 1/, इसका उल्टा ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, तो ऊपर में 8/9 आ जाएगा, बराबर है। ये तो सिंपल था बहुत, समझा ना? उल्टा पूछेगा तो बस रेसिप्रोकल लेना होगा। ठीक है, इसका बी पार्ट क्या है? नेम द प्रिंसिपल यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू इन पार्ट ए। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ये आर है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यार क्लियर है? सी में क्या है? सी में क्या है जी? If we change the temperature of water, then the ratio 9/8 remain the same. Yes or no? अगर टेम्परेचर कर देंगे चेंज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा? नहीं, चेंज हो जाएगा ना। समझा? टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो एयर मोलिकुल्स दूर दूर जाएगा ना, तो वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कन्वर्ट होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम। समझा? इसके कारण नेक्स्ट थर्ड ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, फिर फिफ्थ का सेकंड देखो। फिफ्थ का सेकंड में क्या बोलता है? लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट इन t1 इन वैक्यूम। ट्रेवल अ डिस्टेंस, तो t डिस्टेंस कितना है? 10x इन टाइम t1। ठीक है, इन वैक्यूम, देन इट ट्रेवल अ डिस्टेंस x यूनिट इन टाइम t2 इन डेंसर मीडियम। लाइट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10x unit in T1 in vacuum। ठीक है, it travel a distance of x unit in time T2। तो x क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है, और t क्या है? T2 क्या है? टाइम। यार क्लियर है? ओके। In denser medium, using this information, light cover a distance of 20x। तो light cover a distance of 20x। ठीक है, तो 20x डिस्टेंस कवर करता है। यूनिट टाइम t1 इन डायमंड, t1 इन डायमंड, टाइम इतना लेता है। याद क्लियर है? ओके, स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2 आल्सो। तो ये फॉल्स होगा। स्पीड ऑफ लाइट तो सेम होता है ना इन वैक्यूम, तो क्या पूछा था? लाइट। ठीक है, तो लाइट कवर अ डिस्टेंस 20x इन t1, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना, क्यों? क्योंकि लाइट का तो स्पीड सेम ही होता है ना जी। समझा? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो लिख लो सेकंड का फर्स्ट फॉल्स, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। Speed of light is maximum in vacuum। ठीक है, फिर देखो सेकंड। ठीक है ना, फिफ्थ का सेकंड का सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालो। देखो नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of
लाइट इन मीडियम, इन मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 10x अपॉन T1 डिवाइडेड बाय x अपॉन T2। ठीक है, तो x x कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा बताइए, 10 अपॉन T1 और ये T2 ऊपर चला जाएगा ना, इंटू T2। ये समझा? हाँ। चलो ये लिख लो और सॉल्व कर दो। चलो कर ही देता हूँ, फिर लिखते रहना। ठीक है, देखो अभी थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, थर्ड समझ में आ रहा है ना, सिंपल है बहुत। A monochromatic ray of light, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, जैसे रेड होगा तो रेड, वायलेट तो वायलेट, एक ही कलर रहेगा उसमें, उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म प्लेस्ड एट ए minimum deviation position with angle of 45 degree as shown in the diagram। ये क्लियर है? ये देखो ये ट्रेपेजियम है ABC, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। हाँ। इसके ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंट है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया Q, और ये क्या हो गया N और ये क्या है N डैश। ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म प्लेस्ड एट अ मिनिमम डेविएशन पोजीशन विद द एंगल ऑफ 45। Copy the diagram and complete path of the PQ. State two factor the angle of deviation। तो path follow करना है इसका, ठीक है, तो बता देता हूँ। तो ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, तो प्रिज्म में तो फर्स्ट एक पैरेलल जाता है ना नीचे वाले लाइन के साथ, फिर ये रिफ्रैक्ट होता है, तो ये रिफ्रैक्ट होगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री बराबर है। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो इसका, N1 और ये N1 डैश, ठीक है, ये आपका N और ये N डैश। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो मैं रे डायग्राम कंप्लीट करना था, कर दिया हूँ। ये आपका रे डायग्राम हो गया, बराबर है, ठीक है ना। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में देखो, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, मतलब म्यू के ऊपर भी डिपेंड करता, समझा ना। हाँ। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बोले तो आई के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसको हम लोग वेवलेंथ को लैम्डा बोलते हैं, बराबर है। हाँ। फोर्थ में क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए पे भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ का सेकंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वेव ऐसे क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आपका पाथ 1 है, ठीक है। यहाँ पे दो स्फीयर है ए एंड बी, ठीक है, जो मार्बल का बना हुआ है, ठीक है ना। पाथ ऐसे आएगा, ये पाथ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये पाथ 2 होगा, ये जेड पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये आपका वाई पॉइंट हो गया, ये आपका 10 मीटर है,
ये आपका 10 मीटर, ठीक है, ये जेड पॉइंट। तो बताना है a hollow ice cream cone has a height 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हाइट तो दिया हुआ है ना। वेयर इज द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बोर्ड बेस? ये आपका क्या बोल रहे हो? अलग बना क्वेश्चन। हाँ, आइसक्रीम कोन बोला ना। नहीं, टू आइडेंटिकल मार्बल्स तो है ना, हाँ। टू आइडेंटिकल मार्बल्स ए एंड बी रोल्ड अलोंग द पाथ ए एंड बी। तो ये जो है ना, ये इधर जा रहा है और इसका पाथ इधर है राइट साइड में, अच्छा। ठीक है। तो पाथ 1 इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्रिक्शनलेस है, मतलब उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। हाँ। ये आपका स्मूथ है। स्मूथ फ्रिक्शनलेस, ठीक है। और बी वाला क्या है आपका? रफ है, RUGH, ठीक है। विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक? तो बोलता है नेक्स्ट पीक पे कौन जाएगा? अगर ये ऐसे रोल करेगा तो तो इधर ये तक जाएगा। पहुंचेगा क्या? ये इधर तक जाएगा, इधर तक पहुंचेगा क्या? ये जाएगा। एक मिनट पॉज करिए, चलो किया। टू आइडेंटिकल मार्बल्स ए एंड बी बता दिया हूं, एक पाथ 1 फॉलो कर रहा है, पाथ 2, ठीक है ना। विच मार्बल विल श्योरली रीच टू द नेक्स्ट पॉइंट? बताओ। एंड अलोंग पाथ इज मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड। अलोंग विच पाथ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है जी। मार्बल ए जो है ना फ्रिक्शनलेस है ना, तो ये तो यहाँ पे गिरेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ए विल रीच बिकॉज A1 नो एनर्जी लॉस टेक प्लेस। फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो जाएगा ना, एनर्जी लॉस होता है। हाँ। इसके कारण। तो ए लिखो, मार्बल ए, ठीक है, बिकॉज along path 1 no energy losses take place, ठीक है। बी में क्या आएगा? along path A no energy loss take place, hence mechanical energy of A will be conserved। तो along path A क्या होगा? mechanical energy conserved होता है। path 1 no energy loses take place, hence mechanical energy of marble A will be conserved, ठीक है। सी में क्या है? बोथ पाथ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हेंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो सब कोई फॉलो कर रहा है इसमें, ठीक है, दोनों बोथ पाथ ओवे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy because energy can neither be created nor be destroyed, but it can be only be converted from one place to another or another one form to another form। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पे हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है? थर्ड क्वेश्चन में गिवन टू पुली, ठीक है, copy and complete the level diagram connected to two pulley with tackle to obtain the velocity ratio 2। टू पुली है, आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम। वेलोसिटी रेशियो इसका 2 दिया हुआ है, 2 वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2, ठीक है।
और दूसरा डायग्राम आपका ये दिया हुआ, ये आपका ए फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड है, इतना ही है पीडी। हाँ, और इसका लोड लगा हुआ है एल, ठीक है। इफ लोड इज इक्वल टू 48 kgf, ठीक है, एंड इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू 80%, देन कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज। एफर्ट आर अपन जिसको हम लोग जिसको ए में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड क्या है, एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट लोड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। तो देखो कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट ये डायग्राम, वेलोसिटी रेशियो 2 दिया है ना इसका, तो ये आपका डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, तो इसको तो वो पुल ही आएगा कैसे? हम्म, नहीं की बना। कॉपी एंड कंप्लीट द लेवल डायग्राम, ठीक है, विद टू पुली, एक ही पुली दिया है ना, तो एक इसका खुद से two- बनाना है। एक पुली एक नीचे बनाने में ठीक जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पुली लगा लो, ठीक है, यहाँ क्लियर है। और यहाँ पे इसका लोड लटका दो, लोड इज इक्वल टू 2 टेंस, स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग हो गया जिसमें से हम लोग एफर्ट ले रहे हैं। हाँ। तो डायरेक्शन ऐसा होगा ना स्ट्रिंग का, हो गया टी बोले तो टेंशन, हाँ नीचे भी ले सकते हो, ऐसा हो सकता ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये डायग्राम कंप्लीट कर दिया हूँ। तो अभी देखो इसमें डायग्राम कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी रेशियो 2 दिया है, हाँ। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, तो P का फर्स्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो वेलोसिटी रेशियो 2 दिया है, हाँ। इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। 200 ना, तो इफिशियंसी कितना दिया, 80% ना, तो 0.8 हो गया, इज इक्वल टू m इंटू ए डिवाइड बाय 2, m इंटू ए कितना आएगा 1.6 मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ तक क्लियर है। ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट ई, ठीक है। तो एफर्ट इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन ए में, तो एल का लोड, ए कितना है 48 kgf हाँ। डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज 1.6, तो ये कितना आएगा 30 kgf। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो सब कैलकुलेट करके लिख लो।